अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ब्राज़ील आना चाहते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग दी वीज़ा प्रोसेस ऑफ द ब्राज़ील। अगर आपको पेक पीजी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेट्स सपोज पेक पीजी नहीं भी मिलती और आप किसी और उसके ज़रिए के थ्रू ब्राज़ील आना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ये वीज़ा प्रोसेस आपको समझाएगी कि इस वीडियो में मैं आपको वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताऊँगा कि वीज़ा प्रोसेस आपने कब स्टार्ट करना है, वीज़ा प्रोसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इस प्रोसेस पे कितना टाइम लगता है, कितने खर्चा आता है। तो ये आपने गौर से देखना है। ठीक है, अब वीज़ा जो है एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पहले आज से अगर मैं कहूं तो 5 साल पहले ब्राज़ील का वीज़ा तकरीबन सबको इजीली मिल जाता था, लेकिन अब कुछ ईयर से ये चीज़ सामने आई है कि ब्राज़ीलियन वीज़ा में भी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब उसके मल्टीपल रीज़न है, उस पर कभी और वीडियो में मैं बात करूँगा कि कुछ ऐसे काम यहाँ पर हुए हैं कि जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस आ गई, कुछ ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में वो भी कुछ आपको बताऊँगा कि किस वजह से यूजुअली वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, आपने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बनानी है, कब आपने अप्लाई करना है, ये सारी बातें जो है ये बहुत ज़रूरी है आपने नोट करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है, हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करते। हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई से मेरा मतलब है, जब भी मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल, तो ये शुरू होते हैं मैट्रिक से टिल यूर लास्ट डिग्री। आपकी लास्ट डिग्री BS है, BSc है, MSc है, MS है, PhD है, इसको कहते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसकी हम अटेस्टेशन यूजुअली नहीं करते, तब तक नहीं करते जब तक हमारे सर पे नहीं आती, जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है फिलहाल बाहर आने का, फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके रख लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। आज नहीं तो कल जो है वो आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब वीज़ा प्रोसेस की तरफ आते हैं। देखिए, आप वीज़ा प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपको केप्स की अवार्ड लेटर ना मिल जाए, या केप्स का जो फाइनल लिस्ट है वो डिस्प्ले ना हो जाए। लिस्ट डिस्प्ले भी हो जाए, जब तक केप्स आपको लेटर नहीं प्रोवाइड करता है, अवार्ड लेटर, आप वीज़ा के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अवार्ड लेटर है या स्कॉलरशिप लेटर है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको ब्राज़ीलियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद उसके वेबसाइट पे मिल जाएगी कि वहाँ पर लिंक है और स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पर लिखा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर करेगा, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएँ, और जब आप वो इन्फॉर्मेशन सारी फिल करेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो एंड पे जाके आप जब ओके करेंगे तो वो फॉर्म सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, और 1 पेज फॉर्म फाइनल वो जनरेट हो जाएगा। उसका आपने प्रिंट ले लेना है और उस पे आपने अपना एक पिक्चर जो है वो पेस्ट करना है, और वो पिक्चर जो है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज पिक्चर होता है। बैकग्राउंड ब्राज़ील में जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें फोटो रिक्वायर्ड है, तो हमेशा जो बैकग्राउंड होता है उसका वाइट होता है। ठीक है, आप उसको साइन करेंगे और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना लिख लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। सेकंड डॉक्यूमेंट, जाहिर सी बात है, आपकी CNIC चाहिए होगी और आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, और ये आपने वहाँ अपलोड भी करना होगा, ये आपको स्कैन करके रखना होगा, और साथ में इसकी पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी भी चाहिए। इसी के साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल से आजकल बन जाता है, अगर किसी का अभी तक नहीं बना तो वो जाके यूनियन कौंसिल से बना लें। अगर कोई मैरिड है और उसने ये मेंशन किया कि मैं मैरिड हूँ, तो फिर उसको मैरिज सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। अब मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, ये भी यूनियन कौंसिल से बनता है और फिर जाके नादरा में रजिस्टर्ड होता है, और फिर नादरा आपको एक वेरीफाइड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। तो आपको ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है और मैरिज सर्टिफिकेट है ये चाहिए, और इन दोनों की एक फोटोकॉपी भी चाहिए। और ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है ये मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होने चाहिए, इसकी फोटोकॉपी भी और ये ओरिजिनल भी। अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है FRC का क्या मतलब है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेसिकली कौन बनाता है, ये ऐसा बंदा बनाता है जिसकी एक फैमिली हो, जिसकी शादी हुई हो, बच्चे हो। तो आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, आपके अब्बू या अम्मी। ठीक है, आपके अम्मी या अब्बू नादरा ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर 100-200 पता नहीं, उससे पहले तो ये इजी था, आज शायद 100 या 1000 है, या इसकी फ़ी है 1000 रुपीज़ इसकी फ़ी है। आप वो फ़ी देंगे और वहाँ उसी टाइम पे ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा बना के आपको दे देता है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में होता क्या है, इसमें मियाँ बीबी के नाम होते हैं, उनके ID कार्ड नंबर होते हैं, और साथ में उनके जितने बच्चे हैं उनकी भी तस्वीरें भी होती हैं और उनके भी नाम, ID कार्ड नंबर होते हैं। तो बेसिकली फैमिली का एक ट्री होता है। तो अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके 4 बहन भाई हैं, तो आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में क्या होगा, आपकी अम्मी अब्बू की तस्वीरें होगी, उनके ID कार्ड नंबर होंगे, इन्फॉर्मेशन होगा, और आपके तमाम बहन भाइयों के समेत आपके पिक्चर्स भी होंगे और उनके डिटेल भी होंगी। सो दिस इज कॉल्ड
फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये भी आपने मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रजिस्टर्ड करवाना है, अटेस्टेड। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट आपको मोफा से रजिस्टर्ड करवाने हैं। तो आप ये वीडियो डिटेल से देख ले, तमाम डॉक्यूमेंट पहले कलेक्ट करें, फिर एक साथ ही जाके उसको मोफा से अटेस्ट करवाइए। ये ना हो कि एक एक डॉक्यूमेंट आप लेके जाए, तो पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स बना ले, फिर मोफा के पास जाए और उसको अटेस्ट करवाए। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको पुलिस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये कहाँ से बनता है? ये कैपिटल सिटी पुलिस बनाती है। हर सिटी में, हर प्रोविंस में थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। जिस तरह पंजाब में सहूलत सेंटर के नाम से कुछ इस तरह सेंटर बने हैं, अभी पेशावर में भी इस तरह के कुछ सेंटर ओपन हुए हैं, लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है। जब मैं बना रहा था तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हमारा वो प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। केपी में कैसा है कि हम एक स्टाम्प पेपर लेते हैं कचहरी से और उस पर एक डिक्लेरेशन लिखते हैं, फिर वो अपने जो हमारा यूनियन काउंसिल का नाजिम होते हैं वहाँ से अटेस्ट करते हैं, फिर जो कंसर्न चौकी होती है पुलिस की वहाँ से अटेस्ट होती है, फिर जो थाने में अटेस्ट होती है, फिर जाके डीएसपी ऑफिस में अटेस्ट होती है, फिर जाके कैपिटल सिटी पुलिस में सबमिट होती है, और वो विदिन 1-2 डेज आपको सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो घर बैठे होते हैं और उनका सर्टिफिकेट बन जाता है। आपको पता है वो कैसे बनता है? वो मैं बताऊंगा नहीं, वो सबको पता है कि कैसे बन जाते हैं। तो ऐसे भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बन जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक लेटर चाहिए आपके पेरेंट यूनिवर्सिटी से। पेरेंट यूनिवर्सिटी का मतलब है कि पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी लास्ट डिग्री की है। लास्ट डिग्री का मतलब है कि आपने बीएस या एमएस जो किया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। तो उस डिपार्टमेंट से आपको एक आइडेंटिफिकेशन लेटर चाहिए। मैं साथ साथ में कॉफ़ी पी रहा हूँ, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी, बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, तो आई नीड दिस कॉफ़ी। अच्छा, जो ये लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी होगा डिपार्टमेंट से, उस लेटर में बेसिकली क्या होता है, वो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिस तरह हम बनाते हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिखेगा कि ये स्टूडेंट है फलां सन ऑफ फलां और इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसने हमारे डिपार्टमेंट से इस सेशन में डिग्री कंप्लीट की है, फला डिग्री कंप्लीट की है। बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एक ये लेटर चाहिए और ये भी मोफा से अटेस्ट करना पड़ेगा। फिर इसके साथ आपकी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट से मुराद DNC है, जितनी भी है मैट्रिक से लेकर लास्ट डिग्री तक। लास्ट डिग्री जब मैं कहता हूँ ना तो BS या MS तक, ठीक है। तो लास्ट डिग्री तक ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, इसके ओरिजिनल और एक एक फोटोकॉपी, ठीक है, ये आपने फर्स्ट अटेस्ट करने हैं। मैट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स आपने कंसर्न बोर्ड से अटेस्ट करने हैं और साथ में IBCC का जो ऑफिस होता है वहाँ से। और जो आपके BS और MS की डिग्री होती है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाते हैं और साथ में फिर HEC से अटेस्ट करवाते हैं। तो जब आपके ये डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक से BS या MS तक ये बोर्ड से, HEC से, यूनिवर्सिटी से और IBC से अटेस्ट हो जाएंगे तो फिर ये जाएंगे मोफा के पास। फिर आप मोफा के पास लेके जाएंगे। अगेन वही वाली बात है, ये एंड पे कर लिए मोफा वाला काम, लेकिन ओरिजिनल और साथ में एक एक फोटोकॉपी। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आएगा वो होगा आपका अवार्ड लेटर ऑफ द स्कॉलरशिप। अब जिस तरह ये केप्स का स्कॉलरशिप है, जो केप्स जो होगा जब सिलेक्शन हो जाएगी तो केप्स आपको एक अवार्ड लेटर इशू करेगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो गई, आपको पर मंथ ये पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह, आपकी यहाँ से स्टडी शुरू होगी, ये पूरी डिटेल होगी। तो वो लेटर जब आपको मिलेगा तो वो भी साथ में आपको चाहिए वीज़े के लिए, ठीक है। अब अगर आपको यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिला है, केप्स का नहीं है, लेट्स सपोज PG नहीं है, तो ये जो अवार्ड लेटर होता है फिर आपको डिपार्टमेंट इशू करेगा या यूनिवर्सिटी इशू करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप कहाँ से आ रही है, तो वहाँ से ये लेटर आपको बनेगा। जिस तरह इस केस में PG केप्स, ठीक है, तो ये आपका अवार्ड लेटर हो जाएगा। अब एक और डॉक्यूमेंट है जो पहले तो नहीं चाहिए था लेकिन आजकल मांग रहे हैं, वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट से क्या मुराद है? बेसिकली एम्बेसी ये देखना चाहती है कि आप जब ब्राज़ील जा रहे इतने दूर, तो उनको पता है कि एक तो टिकट बहुत महंगा है, फिर जब आप जाएंगे तो इमीडिएटली तो स्कॉलरशिप शुरू नहीं होगा, तो 1 मंथ तकरीबन उसमें लग जाते हैं रिलीज होने में। तो इस दौरान आपका ये सारा खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? तो उसके लिए आपने बैंक स्टेटमेंट शो करना है कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ। अब यूजुअली स्टूडेंट के नाम पे तो बैंक अकाउंट नहीं होते ना, या आपकी अम्मी के नाम पे होगा, अब्बू के नाम पे होगा, या किसी फैमिली रिलेटिव के नाम पे, तो वो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करना है लास्ट 6 मंथ। आपके अकाउंट में उस टाइम कितने पैसे होने चाहिए, जिस अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे उसमें 10 से लेकर 15 लाख रुपए इतने होने चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ में बैंक से एक लेटर भी चाहिए, ठीक है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं। वो लेटर जो बैंक का मैनेजर होता है वो लिख के देता है और उसमें ये होता है कि ये पर्सन है, इसका ये अकाउंट नंबर है, ये हमारे ब्रांच में है और ये मेंटेन्ड अकाउंट है और इसमें करंटली इतना बैलेंस मौजूद है। तो ये लेटर भी चाहिए, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं, ठीक है। तो ये भी साथ में आपको बैंक का लेटर और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। साथ में ट्रैवलिंग शेड्यूल चाहिए। ट्रैवलिंग शेड्यूल टेंटेटिव। ट्रैवलिंग शेड्यूल का ये मतलब है कि आप कब ब्राज़ील जाएंगे।
अब लेट सपोज केप्स में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपका टेंटेटिव शेड्यूल होगा कि मैंने जनवरी में ट्रैवल करना है। तो ये टेंटेटिव शेड्यूल कहाँ से बनेगा? ये कोई भी ट्रैवल एजेंट के पास आप जाए और उनको कहें कि मुझे एक रिजर्वेशन दे दे बुकिंग जो कि कंफर्म बुकिंग ना हो, ठीक है, तो वो उसी टाइम 5 मिनट में आपको बना के दे देगा कि ये फॉर एग्जाम्पल कराची से जाएगा दुबई, फिर sao Paulo, फिर वहाँ से आगे जहाँ जो भी आपकी सिटी होगी। और ये आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। आप किसी एयरलाइन, एमिरेट्स, कतर एयरलाइन या तुर्किश एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके वहाँ भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रेवलिंग शेड्यूल टेंटेटिव कि आप कब जाएंगे। तो ये ट्रेवल एजेंट भी आपको बना देता है या आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा कि आपने पैसे पे करने हैं। वीज़ा फ़ी $100 है, ठीक है, $100 US। अब ये आपने डॉलर्स में ही पे करने, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले। आपने $100 ख़रीदने हैं। फिर एम्बेसी की वेबसाइट पे अकाउंट नंबर दिया गया है, HBL का अकाउंट है, कभी अगर अभी चेंज ना हुआ हो तो अभी तक तो HBL ही था। तो वो अकाउंट नंबर लेकर आप अपने सिटी में जहाँ आप रहते हैं तो HBL बैंक जाए, लेकिन याद रखिए कि हर HBL डॉलर्स में पैसे सबमिट नहीं करता। कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस होते हैं, हर सिटी में एक आध ब्रांच होता है, वो आपने पता करना है, ठीक है। किसी भी HBL में जाएंगे वो आपको बता देंगे कि फला ब्रांच पे जाए, वहाँ हो जाता है। आप उस ब्रांच में जाएंगे, उसको आप $100 देंगे और साथ में $10 शायद इसकी फ़ी भी है वो सबमिशन की, तो आपने $10-20 एक्स्ट्रा भी खरीदने हैं। वो जाके आप एम्बेसी के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक आपको एक रसीद दे देगा अटेस्टेड। तो ये रसीद भी आपको फिर जब आप वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे उसके साथ इसको भी आपने अपलोड करना है। तो दीज आर द टोटल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। अब इसमें तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स कवर हो गए आई गेस। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बना लें, फिर मोफा से आप इसको वेरीफाई कर लें। रिमेंबर, तमाम डॉक्यूमेंट्स के जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी एक एक फोटोकॉपी को भी मोफा से रजिस्टर करें, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट पूछते फोटोकॉपी करें कि ना करें, ओरिजिनल करें। ओरिजिनल तो ज़रूर करें, साथ में एक एक फोटोकॉपी भी करें ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो आपके पास रेडी पड़ी हो। तमाम ये डॉक्यूमेंट जब आपके बन जाए तो फिर आप जाके ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करें, ये डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करेंगे। तो आप वीज़ा फॉर्म जब सबमिट करेंगे आपके पास 1 पेज जनरेट हो जाएगा और उस पर अपना पिक्चर पेस्ट करें, साइन करें, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करें, इसका एक PDF बनाएं और एम्बेसी को ईमेल करें कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है, उसको एक्सप्लेन करें एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, सो काइंडली ग्रांट मी टाइम फॉर द इंटरव्यू। अब विद इन 5 वर्किंग डेज जो है या इससे पहले एम्बेसी आपको रिप्लाई कर देता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या पूरे नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ मिसिंग हुआ तो आपको बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट भी फिर रेडी करके दोबारा सेंड करेंगे और फिर सेंड करने से पहले आप फिर अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे और उसको अपडेट करेंगे। उसमें अपडेट का ऑप्शन होता है, तो आप जब अपने एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे तो वहाँ पर वो तमाम डॉक्यूमेंट डिलीट करके वंस अगेन फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे इस मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब आप अपलोड करेंगे तो दोबारा आपका 1 पेज जनरेट होगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके उस पर पिक्चर लगाए, साइन करें और फिर ये डॉक्यूमेंट की PDF बना के फिर आप एम्बेसी को सेंड कर लें। तो जब एम्बेसी ओके कर देगी तो एम्बेसी आपको कहेंगी कि अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में आप एम्बेसी को TCS करें, ठीक है। तो आप तमाम जब आपके एम्बेसी की ये ईमेल आएगी तो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी को TCS कर देंगे। अब एम्बेसी क्या करेगी, इन डॉक्यूमेंट्स को इवालुएट करेंगी और उसके बेस पे फिर वो आपको कॉल करेगी। यूजुअली कॉल आती है, हो सकता है ईमेल आए लेकिन यूजुअली कॉल आती है कि आप फला डेट को इंटरव्यू के लिए आ जाए, ठीक है। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फिर आप इंटरव्यू देंगे और जब आपकी इंटरव्यू हो जाएगी तो विद इन 10 से 15 डेज वीज़ा इशू हो जाते हैं। फिर वो आपको कॉल करते हैं कि आगे आपके डॉक्यूमेंट्स ले लें। लेकिन अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तब भी आपको कहेंगे कि आके अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाए, शायद उसी दिन भी आपको पता चल जाए कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। अब वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है और उसमें क्या चीज़ें, एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें। जैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाए ना, जैसे ही सबसे पहला काम क्या करें, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, उसी दिन वीज़े के लिए अप्लाई करें, उसी दिन PDF बनाए और एम्बेसी को ईमेल करें। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ मेरे एक स्टूडेंट के साथ, उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ली थे, जब एम्बेसी को ईमेल किया तो एम्बेसी ने कहा कि हमारे पास स्लॉट्स फिल हैं, हम फर्दर इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर सकते, आप नेक्स्ट सेमेस्टर अप्लाई करें। उसने बहुत ट्राई की, अपने प्रोफेसर को कहा, यूनिवर्सिटी को कहा, यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी को लिखा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला और उस बेचारी का फिर एक सेमेस्टर कम्प्लीटली वेस्ट हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। तो जैसे ही आपको केप्स का लेटर मिले इमीडिएटली आपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखे, स्कैन करके PDF बना लें ताकि जो डॉक्यूमेंट आखिरी आ जाए वार्ड लेटर वो करके अप्लाई करें और जल्दी से ईमेल करें एम्बेसी को। टाइम ज़ाया नहीं करना है वरना आपको भी फिर इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ईमेल करें और जब आप एम्बेसी को ईमेल करें तो साथ में केप्स को भी CC करें ताकि एम्बेसी को भी पता चले और केप्स को भी कि आपने वीज़े के लिए अप्लाई कर लिया है। और मैं
विश करता हूँ कि सबको वीज़े मिल जाए, लेकिन अगर आप लोग वीज़ा में डिले हो गए, आपने ये डॉक्यूमेंट जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इसमें एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ या आपने लेट बनाया तो हो सकता है फिर आपको स्लॉट ना मिले। तो प्लीज़ तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रख ले। जैसे ही केप्स रिजल्ट अनाउंस करे, जैसे ही आपको लेटर मिले, आपने डायरेक्टली, बल्कि लेटर मिलने से पहले ही जैसे आपका लिस्ट में नाम आ जाए ना, तो आपने वीज़े की फ़ीस सबमिट करके जल्दी से वीज़े के लिए अप्लाई करना है और फिर वेट करना है। जैसे ही लेटर मिले तो वो लेटर लगा के एम्बेसी को डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। इसमें आप देर ना करें। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो फील फ्री। एंड में ये चीज़ आपको बता दूं कि देखें, पहले मेरा ये ख्याल था कि शायद पेक, पीजी या केप्स आपको टिकट प्रोवाइड करेगा, लेकिन नहीं, वो एडिटाओं में या कॉल में लिखा है कि आपको कोई टिकट नहीं मिलेगी। आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपने टिकट खुद खरीदनी है और यहाँ आकर जब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो तब भी आपको अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। अब ये टिकट्स और इससे रिलेटेड आप जब आएंगे तो पहले मंथ का खर्चा कितना है, ये मैं अगले वीडियो में एक वीडियो बना रहा हूँ अबाउट दी लिविंग एक्सपेंसेस इन अकोमोडेशन इन ब्राज़ील। उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोग जाके ज़रूर वो वीडियो देख लेते, आपको पता चल जाए कि इनिशियल खर्चे के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। और इस चीज़ से ना डरें, अगर आपके पास पैसे नहीं भी है 10-15 लाख, प्लीज़ उधार ले लें। जब आप ब्राज़ील आएंगे तो उम्मीद है कि आप अपने फेलोशिप में इतने पैसे बचा लेंगे। वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये कर्जे आपके छूट जाएंगे, लेकिन इस बेस पे प्लीज़ अपना जो है स्कॉलरशिप ज़ाया ना करें, स्पेशली पीएचडी वाले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, फील फ्री टू आस्क मी।